प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। उमेश जी, क्या हाल है? बोलिए ना। चलिए ठीक है, आप ही कर रहे हैं ना? अच्छा। हाँ हाँ, हमको लगा मैम ही कर रही हैं, आप भी कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। विद्यार्थी लोग अभी जुड़ने देते हैं, 5 मिनट और देख लेते हैं। अ, हाँ हाँ, हमने अपने क्लास का जो ग्रुप हमारा है एमए का फर्स्ट का, उसमें भी हम शेयर किए। वो लोग चूंकि पहले से उन लोगों को ये नहीं था कि लिंक नहीं आ रहा था उन लोगों को, तो इसीलिए हाँ, वो लोग रजिस्ट्रेशन शायद नहीं करवाया या नहीं जान पाया ये कि रजिस्ट्रेशन भी करवाना है। सर, हर डिपार्टमेंट में लेटर गया था उसके रिगार्डिंग। हाँ हाँ तो हाँ हो हाँ, सकता है कहीं कहीं नोटिस में नहीं लग पाया होगा, इस वजह से बिल्कुल स्टूडेंट्स को बिल्कुल जानकारी बिल्कुल। नहीं होगी। हाँ, और वो अभी हमारे बच्चे रेगुलर भी नहीं है, तो इस वजह से भी वो अनअवेयर होंगे अगर नोटिस पे लगा भी होगा तो। हाँ, सही बात है। हमने अपने क्लास में पूछा तो मैक्सिमम हमारे जो स्टूडेंट थे वो कहे ये कि हम लोगों से लिंक नहीं आता है। तो उनको ने पूछा भी कि रजिस्ट्रेशन आप लोग ने नहीं करवाया होगा। और हमारे यहाँ नोटिस जो है सर होता है, और हमने ग्रुप पे भी डाला था। वो लोग अवेयर नहीं थे, नहीं जान पा रहे थे। चलिए, आज अच्छा है, संख्या आज बढ़ जाएगी, हमारे स्टूडेंट भी जुड़ेंगे आज। और गर्मी छुट्टी भी स्टार्ट हो गया है, अच्छा है, सभी लोग घर से ही अपना ज्वाइन कर रहे हैं। Left the meeting. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज लगता है हमारे स्टूडेंट ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कल उन लोगों को हमने शेयर किया था। तो सभी को गुड मॉर्निंग। सर, शुरू किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, कर सकते हैं। टाइम भी जी हो सर, चुका है। टाइम हो गया है। हाँ, ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर। नमस्कार। AECC 1 के सेंट्रलाइज लेक्चर सीरीज के 10वें व्याख्यान में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के हमारे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर अनुरंजन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार सर। मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बता देना चाहती हूँ कि सर प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में। सर के पास बेहतरीन शिक्षण कार्य का अनुभव है, साथ ही साथ सर के पास एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का भी बहुत अच्छा अनुभव है।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के एकेडमिक एवं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में सर का बहुत ही बहुमूल्य योगदान है। सर के पास कई सारे बुक्स, रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं। साथ ही साथ सर कई सारे एकेडमिक एवं एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज के सदस्य भी हैं। अतः सर के पास मल्टी डायमेंशनल वर्क का एक्सपीरियंस है। आप सभी छात्र छात्राएं जरूर ही इस व्याख्यान से बहुत लाभान्वित होंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सर से उनका व्याख्यान शुरू करने के लिए आग्रह करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी जी सिंह जी। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ विश्वविद्यालय का और इस कमेटी का जो इस कोर्स ऑनलाइन कोर्स को चला रहा है, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे यह मौका दिया गया कि एक टॉपिक पे पढ़ाने का। विगत वर्ष भी मैं 1 या 2 क्लास इन छात्रों का लिया था AECC 1 का, और मुझे काफ़ी हर्ष महसूस हो रहा है कि मैं अपने विद्यार्थियों को आज का जो टॉपिक है उस पे उनको जानकारी या ज्ञान दूंगा। So many thanks to all the team members who are coordinating this for the AECC 1 paper. Thank you. और मैं सभी छात्रों का भी स्वागत करता हूं जो जुड़े हुए हैं ऑनलाइन से, विभिन्न अपने घरों से, अपने जगहों से। तो आप आज जो है AECC 1 के पेपर का शायद यूनिट 3 का यह चैप्टर है, और यह काफ़ी अच्छा से जो है ये तैयार किया गया है, जो आप लोग जान पाएंगे। बहुत सारे छात्र जो हैं सोशल साइंसेज के डिफरेंट स्ट्रीम से हैं, कोई सोशियोलॉजी का है, कोई हिस्ट्री का है, हमारे ज्योग्राफी के स्टूडेंट भी हैं। तो उन लोगों के लिए हो सकता है जो दूसरे स्ट्रीम के हैं, दूसरे विषयों के हैं, कि उनके पास यह जानकारी ना हो कि अर्बन इकोलॉजी क्या है, हेल्थ हजार्ड्स क्या है। तो उन सभी छात्रों को इससे काफ़ी लाभ पहुंचेगा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो टॉपिक है, डिग्रेडेड अर्बन इकोलॉजी एंड हेल्थ हजार्ड। मतलब कि अर्बन इकोलॉजी क्या है और इसके साथ साथ जो हेल्थ हजार्ड जो है वो क्या क्या हैं। तो मैं अपने PPT को शेयर कर रहा हूँ। गणेश जी को PPT शेयर करो तुम। PPT हम शेयर कर रहे हैं। आप लोग 1 by 1 मैं PPT को एक्सप्लेन करते जाऊंगा, आप समझते जाएंगे। आप लोग हमारा PPT जी सर, स्क्रीन दिख रही है आपकी, आप प्रेजेंट करेंगे तो विजिबल होगा। अच्छा, तुरंत आप मेरी स्क्रीन दिख रही है अब? हाँ जी सर, स्क्रीन दिख रही है आपकी, PPT की पहली स्लाइड दिख रही है। तो आज का जो टॉपिक है डिग्रेडेड अर्बन इकोलॉजी एंड हेल्थ हजार्ड। तो जैसा कि सोनम अपना माइक म्यूट करें, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगी क्लास से। हाँ, सभी छात्रों को यह इंस्ट्रक्शन है जो आप अपने माइक को प्लीज बंद रखें ड्यूरिंग द क्लास, और क्लास के बाद जो है आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा जिसमें कि आपके क्वेश्चंस क्वेरीज को बतलाया जाएगा। और मैं समझता हूं कि आपके क्वेश्चन और क्वेरीज निश्चित होने चाहिए और मैं उसको लाइक करूंगा। तो हमारे स्क्रीन सभी छात्र देख रहे हैं? यस सर। ठीक है, अब आप लोग माइक को म्यूट कर लें और आप ध्यान से अब सुने। आप अपने कॉपी कलम को तैयार रखें, जो पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन करते रहें। तो आज का जो टॉपिक है वह आपके सामने स्क्रीन पर है, डिग्रेडेड अर्बन इकोलॉजी एंड हेल्थ हजार्ड। इसमें देखिए 3 बातें हैं। एक तो आप देख रहे हैं डिग्रेडेड, मतलब कि अवनयन कहते हैं उसे हम, कि अवनयन होना, डिग्रेड होना। और एक फिर है अर्बन। अर्बन से हम लोग यह जानते हैं कि नगरीकरण या नगर को हम लोग अर्बन कहते हैं। और इकोलॉजी हम लोग सभी जानते हैं, जो पारिस्थितिकी, वहाँ का जो परितंत्र होता है, तो खासकर जो अर्बन का परितंत्र है उसे हम समझने का कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो उसके कंसर्न, जो अर्बन में जो लोग रहते हैं, नगरों में जो लोग रहते हैं,
जीव जंतु रहते हैं, उनका हेल्थ हजार्ड्स का जो प्रॉब्लम है वह क्या क्या है। तो हम देखते हैं कि पहले की अर्बन इकोलॉजी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी सभी लोग जानते ही होंगे कि यह जो है विज्ञान का शब्द है, और यह वह विज्ञान है जिसमें जीव जंतुओं का आपस में तथा पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आप लिखते भी जाएंगे कि इसमें जीव जंतुओं का आपस में और पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जीवों और पेड़ पौधों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है एवं पर्यावरण का इन सबों पे प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आप इंग्लिश में भी देख रहे होंगे, इकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इंक्लूडिंग ह्यूमन साइंस, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर. Ecology is the study of organisms, the environment, and how the organisms interact with each other and the environment. So, आप ये सारी बातें जो हैं इकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। और अब हम देखेंगे जो इकोलॉजी का सबसे पहला कंसेप्ट किसने दिया, तो इसमें नाम आता है अर्नेस्ट हैकेल का। अर्नेस्ट हैकेल एक जर्मन विद्वान थे और उन्होंने 1869 में, आप लिख लेंगे कलम कॉपी पे लिखेंगे कलम से, जो 1869 में इकोलॉजी का कंसेप्ट जो है जर्मन विद्वान अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। और उन्होंने सबसे पहला जो मतलब कि यूज ऑफ दिस वर्ड है इकोलॉजी का प्रयोग किया। मतलब इकोलॉजी वर्ड का सबसे प्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने ही किया। और इसके साथ साथ जो है 1885 में कार्ल रिटर का भी नाम आता है। ज्योग्राफी के स्टूडेंट जानते हैं, रिटर एक भूगोलवेत्ता थे, उनका भी नाम आता है। और इन्होंने इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया सबसे पहला, और उन्होंने इकोलॉजी के जगह पे एकोलॉजी वर्ड का उपयोग किया। और इस वर्ड जो है एकोलॉजी, OECOLOGY, ओसेलॉजी, यह दो शब्दों से बना है। इकोलॉजी टर्म को यूज OECOLOGY, ओशियोलॉजी। रिटर, कार्ल रिटर ने इस शब्द का प्रयोग किया जो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। और इस शब्द का ये दो शब्दों से बना हुआ है। आप लिखेंगे OIKOS, ओइकोस, एंड लोगोस, LOGOS। तो ओइकोस का मतलब होता है हैबिटेट, आवास। ठीक है, ओइकोस। सर थोड़ा आराम से बताइए। देखो सर को आप लोग डिस्टर्ब ना करिए, सर अपने स्पीड से पढ़ाएंगे, आप लोग ध्यान से पढ़िए। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीन का आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं करिए बीच में। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा फास्टली लिखिए। हम समझते हैं जो हम धीरे से ही बोल रहे हैं। और ओशियोलॉजी जो है, जो रिटर ने इसका प्रयोग किया इकोलॉजी वर्ड का जर्मन भाषा में, वो दो शब्दों से बना हुआ था, ओइकोस एंड लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है हैबिटेट, आवास, हिंदी में उसे आवास बोलते हैं। और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। तो आवास का स्टडी जो है वह इसका मीनिंग है। इकोलॉजी कह लें या ओशियोलॉजी बोलें। ठीक है, मैं अब आगे बढ़ता हूं क्योंकि ज्यादा समय, चूंकि बहुत कुछ पढ़ना है इस टॉपिक्स में। आप देख रहे हैं जो डिग्रेडेड अर्बन इकोलॉजी एंड हेल्थ हजार्ड, तो हमें ज्यादा इम्फेसिस जो है हेल्थ हजार्ड पे लाना है। लेकिन आप इकोलॉजी, अर्बन इकोलॉजी, इन शब्दों से भी अवगत हो, यह हमारा बतलाना है। जो आप ये वर्ड भी जाने, जो इकोलॉजी वर्ड कहाँ से आया, अर्बन इकोलॉजी किस प्रकार से बना। तो इकोलॉजी एक प्रकार से हैबिटेट को स्टडी करने का ही माध्यम है। और हम अर्बन पढ़ते हैं तो वो हैबिटेट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अर्बन जो है वो हैबिटेट को रिप्रेजेंट करता है। और इकोलॉजी भी हम देख रहे हैं क्या, यह एक प्रकार का हैबिटेट है, पारिस्थितिकी है,
और इसी से इकोसिस्टम भी बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र भी बनता है। तो हम जो है आगे देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी में हम देखते हैं जो 2 प्रकार का जो मुख्यतः जो है सजातीयता के आधार पे जो है वर्गीकरण को जब देखते हैं तो 2 प्रकार का इकोलॉजी हमारे सामने आता है, प्लांट इकोलॉजी और एनिमल इकोलॉजी। क्योंकि हमने ऊपर बात भी किया है, जीव जंतु पादप ये सभी आते हैं, पेड़ पौधे सभी आते हैं, तो इसको हम लोग बायोटिक भी बोलते हैं, जैविक, प्लांट इकोलॉजी और एनिमल इकोलॉजी, पादप पारिस्थितिकी और प्राणी पारिस्थितिकी। आप लोग लिखते जाएं, फास्टली लिखें। उसके बाद जो है दूसरा जो है निवास क्षेत्र के आधार पर भी इकोलॉजी का हम वर्गीकरण या वर्गीकृत होते देखते हैं। निवास क्षेत्र मतलब जो जिस एरियाज में निवास करता है, तो निवास क्षेत्र में जो उसको हम लोग जो उसके कारक प्रभाव डालते हैं उसको पर्यावरणीय कारक बोलते हैं, और जिसमें हमारे ज्योग्राफी के छात्र जानते हैं जो पर्यावरणीय कारक जो हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है उच्चावच का, रिलीफ का, उसके बाद सॉइल का आता है, मृदा मिट्टी का आता है, फिर सूर्यताप, सोलर सन एनर्जी या उसको कह लें हम सूर्यताप कह लें, उसके बाद वाटर जो मेन कंस्टिट्यूएंट है, मुख्य एक कारक है जल, उसके बाद जलवायु के प्रभाव के कारण आप पॉइंट लिख लेंगे जो पर्यावरणीय कारक हैं, उच्चावच है, मृदा है, सूर्यताप है, जल है, जलवायु है। इसके प्रभाव के कारण भी निवास क्षेत्र में भिन्नता मिलती है, निवास क्षेत्र में भिन्नता मिलती है, जो हैबिटेट्स जो हैं वो उसमें अंतर पाया जाता है, और उन हैबिटेट्स में जो रहने वाले जीव जंतु हैं उन पे भी प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से हम इकोलॉजी में क्लासिफिकेशन जो है देखते हैं, बायोटिक और एबायोटिक देखते हैं। जो मैंने सजातीयता के बारे में बात किया, प्लांट इकोलॉजी और एनिमल इकोलॉजी, वो बायोटिक कंपोनेंट को दिखाता है, और यहाँ पे हम हैबिटेट की बात कर रहे हैं जिसमें कि पर्यावरणीय कारक की बातें कर रहे हैं, तो दीज आर द एबायोटिक कंपोनेंट। तो अब हम जो है आगे चलते हैं कि व्हाट इज अर्बन इकोलॉजी। तो आप इसमें देख पाते हैं कि, और या आप इसको ऐसे समझें साधारण भाषा में, अर्बन इकोलॉजी, तो अर्बन से पहले हम देखते हैं कि अर्बन क्या है। अर्बन इकोलॉजी उसी से निर्माण होगा। तो जनरली हम देख पाते हैं कि अर्बन शहरों को हम लोग अर्बन कहते हैं, हिंदी में से शहर बोलते हैं, नगर बोलते हैं। और नगर का विकास जो है वह यदि आप देखेंगे मानव के सभ्यता के साथ साथ जो है, जब काफी ज्यादा जब लोग की जनसंख्या बढ़ने लगी, लोग व्यवसायिक की ओर बढ़ने लगे, तो नगरों का विकास को हम देखते हैं। और आपको यह जान के ये होगा, जो सबसे पहला जो फिलोसफर था जो अर्बन कह लें या सेटलमेंट ज्योग्राफी कह लें, उसका अध्ययन जो स्टार्ट किया वह आप लिखेंगे द फेमस ग्रीक फिलोसफर स्ट्रैबो ने सबसे, और उसे सेटलमेंट ज्योग्राफी का या अर्बन ज्योग्राफी कह लें या सेटलमेंट ज्योग्राफी कह लें का जन्मदाता भी माना जाता है। ग्रीक फिलोसफर स्ट्रैबो, STRABO, इनका जो काल है 63 BC से लेकर 20 AD तक का समय इनका काल आता है। और इनका जो ध्यान है सबसे पहला जो है बस्तियों के अध्ययन की ओर गया। इससे पहले हम बस्तियों के अध्ययन के बारे में रिकॉर्ड्स हमें नहीं मिलते हैं। सभ्यताएं थी और बहुत सारी सभ्यताओं हम लोग जानते हैं, और उसे हम आगे देखेंगे शहरों के विकास के क्रम में, उनके हिस्ट्री के क्रम में। लेकिन शहरों के या सेटलमेंट ज्योग्राफी या बस्तियों के अध्ययन के रूप में हम जब देखते हैं तो सबसे पहला नाम ग्रीक फिलोसफर स्ट्रैबो का जाता है, और इसीलिए उनको सेटलमेंट ज्योग्राफी का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, सेटलमेंट ज्योग्राफी का जन्मदाता स्ट्रैबो को माना जाता है। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं
जो सेटलमेंट ज्योग्राफी का एक क्रमबद्ध रूप से विकास होता है और 20वीं सदी में अनेक विद्वान का नाम हम ले सकते हैं, जिसमें ब्लास का नाम है, रूशो का नाम है, अहलमन का नाम है, डिमांजिया, ब्रून्स, ये सारे नाम जो हैं इससे जुड़े हुए हैं, जो सेटलमेंट के बारे में, हैबिटेट के बारे में, अर्बन के बारे में इन लोगों ने अध्ययन किया। अब हम चलते हैं जो अर्बन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, अर्बन के नगरों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसे हम यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि टाउन का हम लोगों के दिमाग में आता है, कस्बा इसे बोलते हैं। कस्बा को हम लोग इंग्लिश में टाउन बोलते हैं या कस्बा कहें। तो ये क्या होता है, जनरली मकानों और सड़कों का एक भौतिक एकत्रीकरण होता है, कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ हाउसेज एंड कम्युनिकेशन कह लें, रोडवेज मेनली, पहले तो रोड सड़कों का ही था, तो सड़कों और मकानों का एक भौतिक एकत्रीकरण जो है वह कस्बा का एक एंटिटी था, कि जहाँ पे मकानों का एकत्रीकरण हो जाए और जो सड़कों से जुड़ जाए, तो इस प्रकार से कस्बा या टाउन का विकास होता था। और धीरे धीरे ये जो टाउन्स थे वाणिज्यिक और विनियमन का भी केंद्र होता था, और यह धीरे धीरे एक निश्चित आकार भी ले लेता था, तो इसे हम लोग टाउन करते हैं। और हम बाद में देखेंगे इसी आकार के वृद्धि होने के कारण या उसमें वृद्धि जो होता गया, तो फिर टाउन से सिटी बना, सिटी से जो है लार्ज टाउन बना, लार्ज टाउन से सिटी बना, सिटी से मेट्रोपॉलिटन सिटी बनता है, मेगालोपोलिस बनता है, और भी उसके आगे बहुत सारे टाउन्स जो है, मेगालोपोलिस के बाद टायरानोपोलिस और नेक्रोपोलिस, हम उसे भी देखेंगे अभी आगे के लेक्चर्स में। तो इस प्रकार से टाउन्स का जो है विकास हम देखते हैं। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे यह भी जान लें, जो पहले का जो टाउन्स था उसको हम बांटे तो देखते हैं, जो अर्ली फेज ऑफ टाउन्स को भी देखते हैं। उसके बाद जो है जिसमें कि डिफरेंट सभ्यताओं के बारे में हम जानते हैं, या वो मेसोपोटामिया की सभ्यता की का टाउन हो, या हमारे हड़प्पा मोहनजोदारो का टाउन्स हो। और फिर दूसरे स्टेज में हम देखते हैं तो ग्रीक एंड रोमन पीरियड्स का भी टाउन को देखते हैं, और हम लोग प्रोवर्ब भी यूज करते हैं, जैसे कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, मतलब कि रोम का जो शहर था वो एक दिन में नहीं बना। और यह प्रोवर्ब भी यूज किया जाता है, मतलब कि कोई भी शहर जो होता है वह धीरे धीरे एक आकार लेता है, और वह धीरे धीरे प्रख्यात होता है, उसके डिफरेंट जो है फंक्शंस होते हैं, और वह इकोनॉमिक हब होता है, या बहुत सारे होते हैं। उसके बाद के आप टाउन देखते हैं तो उसको हम लोग मिडाइवल पीरियड का भी टाउन देखते हैं, जो 500 BC से 17 सेंचुरी AD तक हम देख पाते हैं। लेकिन वास्तव में जो टाउन का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जो हम बातें अभी आपको पहले ही किया, कि सबसे पहला अध्ययन हमें स्ट्रैबो का मिलता है, और वह जो है सेटलमेंट ज्योग्राफी का जन्मदाता कहा जाता है। तो यह जो इंडस्ट्रियल टाउन का जो एक अलग कैटेगरी है, और वह जो 17 सेंचुरी से जो विकास उसका शुरू हुआ शहरों का, वह जो है टोटल अर्बन सेटअप को ही कह सकते हैं बदल दिया। पहले शहर एक प्रकार का होता था और उसमें ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलते थे, लेकिन आज का जो शहर है वह विभिन्न प्रकारों से हम उसको देखते हैं, और उसके अलग अलग जो है समस्याएं होती हैं। हम सभी अर्बन जो सेंटर्स हैं उनकी समस्याओं को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जो हम लोग आगे हेल्थ हैजार्ड्स में भी देखेंगे। तो शहरों का प्रकार जो है वो समय के अनुसार उसमें काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। उसके बाद जो है हम लोग टाउन्स के बारे में जो बातें कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो है टाउन्स हुआ। उसके बाद जो है आपको हमने बताया जो लार्ज टाउन्स होते हैं, जिसकी आबादी आप कह सकते हैं 50,000 से 1 लाख तक होता है। और जब 1 लाख से अधिक आबादी वाला जो लार्ज टाउन हो जाता है तो उसको जनरली सिटी कहा जाता है।
दे आर यूजुअली कॉल्ड सिटी। और जब 10 लाख से 30 लाख आप लिख लेंगे, जब 1 लाख से ऊपर होता है तो हम उन टाउन्स को सिटी बोलते हैं। वो कस्बा से बड़ा सा शहर कहलाने लगता है। और जब कस्बा मतलब टाउन से वह शहर कहने लगता है, सिटी कहलाता है 1 लाख और उससे ऊपर की आबादी वाले शहरों को जो है। उसके बाद 10 लाख से 30 लाख के आबादी वाले शहरों को हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं इसको, मेट्रोपोलिस। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन बाद में पूछ लेना, अपने तुम नोट डाउन कर लो, अभी तुम लिखते जाओ। जो हम बता रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर वाले आबादी को हम लोग सिटी बोलते हैं, नगर बोलते हैं। और उससे कम वाला जो है 50 से या 1 लाख को हम लोग लार्ज टाउन कहते हैं। उससे भी कम यदि होगा 20,000 से 50,000 तो उसको हम लोग मीडियम साइज टाउन बोलते हैं, मध्य आकार का जो है शहर बोलते हैं। और उससे भी छोटा होता है तो आप जानते ही हैं, नगर पालिका होता है, नगर परिषद होता है, जो उस प्रकार से टाउन्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। वह जो है आप जो है अलग से पढ़ते हैं उन चीजों को। तो शहरों का आकार के अनुसार भी इसे विभिन्न टाइप्स या विभिन्न कैटेगरी में बांटा गया है। मैं उसी चीज को बताना चाह रहा हूं, जो शहर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आपने अभी जाना कि 1 लाख से ऊपर को हम लोग सिटी कहते हैं, 10 लाख से 30 लाख वाले को हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं, और 30 लाख से ऊपर वाले को हम लोग मेगालोपोलिस बोलते हैं, मेगालोपोलिस। और उसके बाद जो जनसंख्या है तो उसको हम लोग टायरोनोपोलिस भी कहते हैं। और अंत में जो सिटी ऑफ डेड, मरा हुआ शहर के नाम से भी एक अलग क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसकी आबादी यही है कि वो ड्यू टू वार और फेमिन और डिजीज वह जो है मृतप्राय शहर होता है, तो उसे हम लोग यहाँ पे नेक्रोपोलिस के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से जो मुख्यतः जो शहर है, टाउन, सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेगालोपोलिस, ये 4 बड़े बड़े जो हैं इनका हम लोग जो है अध्ययन करते हैं। और दुनिया में, विश्व में आप देखेंगे जो ये शहर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इनके साइज में और खासकर पॉपुलेशन डेंसिटी के अनुसार भी इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। और भारत के संदर्भ में भी आप जब यहाँ पे थोड़ा जानकारी ले लें, जो भारत में भी आप देखेंगे जो मतलब कि आजादी के बाद या आजादी के बाद 1970 में हमारा जो नगरीय पॉपुलेशन था, हमारा नगरीय पॉपुलेशन मात्र 20.35 था। वह बढ़कर 1991 में 26.2% हो गया। और आज के डेट में हमारे भारत में भी 35.5% जो जनसंख्या है वो नगरों में रहता है। लेकिन हम अभी आपको एक आंकड़े के बारे में बताएंगे। इन चीजों के बाद भी हमारे भारत में जो जनसंख्या है वह जो विकसित जो देश हैं उनके नगरों की तुलना में अभी भी कम जनसंख्या ही हमारे शहरों में रह रही है। और यह जो है संयुक्त राष्ट्र जो है वो बढ़ते हुए नगरीकरण के प्रवृत्तियों पे एक टिप्पणी भी की है। और उस टिप्पणी के बारे में कहा जाता है, वो कहता है जो 21वीं सदी में शहरी पर्यावरण का संकट लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या होगी। यदि कोई समस्या होगी तो सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? शहरी पर्यावरण का संकट होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा है जो किस प्रकार से यह जो नगरीय जनसंख्या है, भारत हो या दुनिया के अन्य जो विकसित राष्ट्र हैं, आपको ये मालूम होगा जो, या आप लिख भी लेंगे कि दुनिया का सबसे 100% नगरों वाला या नगरीय आबादी वाला शहर जो है वह सिंगापुर है। सिंगापुर में अर्बन पॉपुलेशन जो है 100% है, 100%। बेल्जियम में 97%। इसी प्रकार से उरुग्वे 91%। इजराइल जो आप नाम सुनते होंगे, वहां भी नगरीय जनसंख्या 91%। ब्रिटेन 90%। जर्मनी
जस्ट अबाउट 90%। तो मैंने जो आपको भी बताया, जितने भी डेवलप कंट्री हैं उनका जो जनसंख्या का, नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह सभी जो है 90% से अबाउट में या एबव में हम देख पाते हैं। तो जनरली हम क्या देख पा रहे हैं, जो शहरों का जो या नगरों का जो ये साइज है, आंकड़ा है, ये बढ़ रहा है और गांव घट रहे हैं, गांव एक तरफ घट रहे हैं। और यह जो है एक कठोर सच्चाई भी है कि दुनिया की आधी आबादी जो है अभी शहरों में रह रही है। मतलब हम पहले जो आबादी गांव में रहा करती थी, लेकिन आज हम जो है इस कठोर सच्चाई से अवगत हैं। और ये काफी मतलब कि चिंतनीय बात है कि सारे लोग जो हैं गांवों को छोड़ के शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और दुनिया का आज आधा आबादी जो है शहरों में रह रहा है। और 2025 तक यह एक आंकड़ा है कि यह आबादी, नगरों की आबादी बढ़कर पूरे दुनिया में 2/3 हो जाएगा। मतलब कि 75% of the urban population will live in the towns, in the urban centers। तो यह एक काफी चिंता का विषय है कि गांव या वो विकसित देश का हो या विकासशील देश का हो या अनडेवलप्ड हो और विकसित देशों का हो, सभी गांव धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं, लोग शहरों की ओर आ रहे हैं। और इसीलिए हम लोग जो आगे बात करेंगे वह हेल्थ हजार्ड्स है कि कम स्पेस में, छोटे से जगहों में इतने लोग आ रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो है हेल्थ हजार्ड प्रॉब्लम्स जो है वह क्रिएट हो रहे हैं। तो हम उसे आगे देखेंगे। तो यह आंकड़ा जो है काफी चौंकाने वाला है, जो 25 तक जो है 75% आबादी शहरों में आ जाएगी। थोड़ा सा मैं पानी पी रहा हूं, जस्ट ए मिनट। तो एक और आंकड़ा है जो विश्व में 10 सबसे बड़े शहर, यह भी काफी इम्पोर्टेंट है। जापान एक छोटा सा देश है जो बिहार से भी छोटा है, लेकिन बड़े शहर में सबसे बड़ा शहर जापान का ही टोक्यो शहर है। और उसकी आबादी जो है आप लिखेंगे वह 2 लगभग अब समझिए जो 2.8 करोड़ के आसपास उसकी आबादी है। इसी प्रकार से दूसरा जो सबसे बड़ा शहर हम देखते हैं वह है साओ पोलो है, जो ब्राजील का एक शहर है साओ पोलो। यहाँ भी लगभग 1.8 करोड़ के आसपास आबादी मिलता है। और तीसरा सबसे बड़ा शहर जो है वो न्यूयॉर्क है, जो अमेरिका का शहर है। उसके बाद और भी शहर हैं, मैक्सिको सिटी है। और भारत का सबसे बड़ा शहर जो है, जिसको कि हम लोग ग्रेटर मुंबई बोलते हैं, वह भी जो है पूरे दुनिया में 5वां स्थान रखता है, ग्रेटर मुंबई। तो इस प्रकार से ये बड़े बड़े शहर जो हैं जिनकी आबादी हम करोड़ों में देखते हैं, तो ये सभी जो है मेगालोपोलिस के श्रेणी में आता है, जिसकी सारी की आबादी जो 30 लाख मैंने लिखाया था या 50 लाख से ऊपर की आबादी है। तो ये ऑल टाउन्स आर द मेगालोपोलिस। और इन टाउन्स का जो हेल्थ हजार्ड या जो अदर प्रॉब्लम्स जो होते हैं, इशू हैं, वो डिफरेंट हैं कि बनिस्बत की छोटे छोटे टाउन्स हैं या सिटीज हैं। तो दुनिया के जो बड़े बड़े जो सिटीज हैं उसमें टोक्यो है, साओ पोलो है, न्यूयॉर्क है, मैक्सिको सिटी है, मुंबई है और चाइना का शंघाई है। उसके बाद लॉस एंजल्स है, फिर बीजिंग है, उसके बाद कोलकाता भी इसमें आ जाता है, 10 बिग मेगालोपोलिस ऑफ द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से नगरीकरण की जो ये प्रवृत्ति है उस पे संयुक्त राष्ट्र का जो यह आंकलन है या कि समस्या काफी भयावह है और आने वाले समय में यह जो है काफी भयावह होने वाला है। क्योंकि हम देख पाते हैं
जो शहरी आबादी जो है 4 गुना तेजी से बढ़ रहा है, 4 गुना तेजी से बढ़ रहा है। और भारत में भी आप देखें जो एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ जो है वह लगभग 1.5%, 1.5% से ज्यादा ही है अर्बन ग्रोथ। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, जो हर एक 5 साल पे या 10 साल पे अर्बन पॉपुलेशन इस रेट से बढ़ता रहेगा तो 10% का इजाफा आएगा। अभी जो हम 35% देख रहे हैं तो 5 सालों के बाद यह 40 पे चला जाएगा, 10 सालों के बाद 45 या 50% के पास हो जाएगा। तो हम ये सोच सकते हैं जब आबादी 50% शहरों में चली आएगी तो शहर का क्या हाल होगा। शहर जो है वह हम सभी जानते हैं जो अपने अपने एक निश्चित लिमिट रिसोर्स के साथ आगे बढ़ता है। और आप भारत में देख लें जो 8 महानगर जो हैं वो 71 में थे, वो बढ़ के 23 महानगर जो है 81 में हो गए, और 2011 में ये बढ़ के 53 हो गए, 53, और आज शायद हमको लगता है ये 70-75 के आसपास पहुंच गया होगा। तो यह भी आंकड़ा जो है आप लिख सकते हैं, जो 1971 में जहां भारत में 8 महानगर थे, कोलकाता था, मुंबई था, दिल्ली था, चेन्नई था, बेंगलुरु था, हैदराबाद था, अहमदाबाद था और कानपुर था, वह 10 साल में ही 1981 में यह बढ़ के 23 हो गया। और इसमें जो नए नए शहर जुड़े उसमें सूरत का नाम आता है, कोच्चि का नाम आता है, ये बड़ौदा का नाम आता है, इंदौर का आता है, कोयम्बटूर का आता है, पटना आता है, ये मदुरई, भोपाल, उसके बाद विशाखापत्तनम, वाराणसी और लुधियाना। तो 23 महानगर का 81 में हम देख पाते हैं, और 2011 में यह महानगरों की संख्या बढ़कर 53 हो गई। और इस 53 में सबसे बड़ा शहर जो हम देखते हैं वह ग्रेटर मुंबई है, जिसकी आबादी लगभग 184 लाख, 1.8 करोड़ हम कह लें या 1.9 करोड़ कह लें। दूसरा सबसे बड़ा जो महानगर है वह दिल्ली है, जिसकी आबादी 1.7 करोड़ है। कोलकाता तीसरा है 1.5 करोड़ से। उसके बाद चेन्नई आता है, फिर बेंगलुरु आता है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है, पुणे है, और इसी प्रकार अन्य शहर को हम देख पाते हैं। तो इस प्रकार से जो है शहरों का जो है काफी ज्यादा आकार जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब आप देखते हैं जो इन बढ़ते हुए अर्बन टाउन्स का जो इफेक्ट है वो इन्वायरमेंट पे है, ह्यूमन पे है। और ये आप स्लाइड्स में देख पा रहे होंगे जो अर्बन हेल्थ हजार्ड पे हम लोग आते हैं, कौन कौन से जो है हजार्ड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सोचने के लायक है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक शहर जो हम बातें किए, जब एक छोटा सा कस्बा होता है वह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक सिटी का आकार लेता है, फिर वह सिटी बढ़ते बढ़ते जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी का आकार लेता है, और वह मेट्रोपॉलिटन सिटी फिर मेगालोपोलिस में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रकार हमने देखा जो भारत के संदर्भ में भी बहुत सारे शहर जो हैं वो मेगालोपोलिस की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो यह एक चिंतनीय बात है जो आगे की ओर हमें सोचने को मजबूर करता है, क्योंकि जब आधी आबादी शहरों में आ जाएगी तो शहर उसे किस प्रकार से मतलब कि सारी सुविधाओं को दे पाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गांव का जो इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है, वहाँ के जो लोग रहते हैं उनके हेल्थ जो है वो अच्छे होते हैं। लेकिन जब हम अर्बन में आते हैं तो वहाँ पे हेल्थ के जो अर्बन जो इनहेबिटेंट्स होते हैं उनके हेल्थ के साथ हजार्ड जुड़ जाता है। तो ये क्यों जुड़ता है, तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जो सबसे पहला पॉइंट है क्या, तो यह वह है पुअर एयर एंड वाटर क्वालिटी। शहरों में गंदी हवा, दूषित हवा और वाटर क्वालिटी काफी पुअर होता है। पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही होता है। और ऐसा नहीं, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, यदि हम कुछ छोटे शहरों को छोड़ दें जिनकी आबादी 1 लाख से नीचे की होगी, तो अधिकांश शहर जो है
पुअर एयर क्वालिटी के लिए मतलब कि जूझते रहते हैं। वहाँ के लोगों को विभिन्न प्रकार के बीमारियां इससे होती हैं, जिसमें कि आप जानते हैं कि अस्थमा हो या हार्ट डिजीज है, कैंसर है, डायबिटिक है, ये सारे बीमारियों का कारण जो है पुअर एयर है। और ये कोई आश्चर्य नहीं होगा जो आने वाले समय में शहर के लोग अपने मतलब कि कंधों पे एयर बैग, प्योर एयर बैग लेके चलते नजर आए और स्वच्छ ऑक्सीजन को नाक में पाइप लगा के चलते नजर आए। चूंकि एयर क्वालिटी जो है इतनी खराब हो, आप अक्सर जो है न्यूज में भी देखते होंगे कि दिल्ली हो या कोलकाता हो या मुंबई हो, ये शहर, इन शहरों में जीना काफी कठिन होता है कुछ टाइम पीरियड, किसी किसी खास समयों में, खासकर जाड़े में जो है वो एयर क्वालिटी काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तो अर्बन हेल्थ हजार्ड में सबसे पहला जो चिंता का वो कारण बनता है वो पुअर एयर क्वालिटी है। और उसके बाद वाटर क्वालिटी, हम सभी जानते हैं, हम सभी शहरों में, जो बड़े बड़े शहर में जो रहते हैं वह आपको बतलाएंगे कि पानी किस कठिनाई से मिल पाता है। खासकर जो कुछ शहर ऐसे हैं जो 0 डे वाटर अवेलेबिलिटी पर हैं, उनके पास एक दिन का भी पानी नहीं है। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे ऐसे बड़े शहर का भी नाम हम लोग जानते हैं जहाँ पे कि वाटर क्वालिटी नहीं, वाटर अवेलेबिलिटी ही नहीं है। जो मेरा दूसरा पॉइंट है, इनसफिशिएंट वाटर अवेलेबिलिटी। और आप जानते ही होंगे कि कभी कभी न्यूज में आता है कि मुंबई के पास 10 दिनों का पीने का पानी है, मद्रास के पास 2 दिनों का पीने का पानी है, साउथ अफ्रीका जो है उसे 0 डे पानी का घोषित किया गया। तो ये क्या है? यह दिखलाता है कि शहरों की बढ़ती हुई आबादी जो है वह खुद ब खुद ट्रैप है हेल्थ हजार्ड के प्रॉब्लम से। और जो आंकड़े आपको दिखलाया गया, लोग शहर की ओर भाग रहे हैं। कुछ भी हो, चूंकि मुख्य है मतलब कि कुछ पेशा कर लेना, नौकरी कर लेना, इन चीजों के लिए लोग अर्बन सेंटर की ओर भागते हैं। और जनरली अर्बन सेंटर में एक चीज जरूर होता है कि वहां पे सारे फैसिलिटी प्रोवाइड होते हैं जो हमारे रूरल एरियाज में नहीं मिल पाते हैं। अच्छे मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाते हैं, अच्छी पढ़ाई की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, और भी अन्य कारण हैं जिसके कारण जो है लोग शहरों की ओर भागते हैं। तो शहरों की ओर भागते हैं, और लेकिन शहर में जब आते हैं तो वह जो है हेल्थ हजार्ड के प्रॉब्लम से उन्हें जूझना पड़ता है। और उसके बाद हम देख पाते हैं जो तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है शहरों में है, वह है वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम। और छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और आप जानते होंगे कि बड़े बड़े मेगालोपोलिस शहर के आसपास, खासकर जो है मुंबई की आप बातें जानते होंगे, दिल्ली की बातें जानते होंगे, वेस्ट डिस्पोजल से बड़े बड़े पहाड़ नुमा कचरा का ढेर जो है एकत्रित हो जाता है। और जो है ये वेस्ट डिस्पोजल डिफरेंट वेज में जो है हेल्थ हजार्ड्स प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि इन वेस्ट डिस्पोजल को यदि प्रॉपर वे में शहरों में नहीं किया जाता है तो उसके द्वारा जो अंडरग्राउंड वाटर्स जो हैं वो भी पॉल्यूटेड होते हैं, वो भी प्रदूषित होते हैं। और वह जो अंडरग्राउंड वाटर जो पॉल्यूटेड हो जाते हैं तो वो विभिन्न बीमारियों के उत्पन्न करने का एक संभावना वहां बन जाती है। और यह जो वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम है, यह बहुत ही मतलब कि हम कह सकते हैं गंभीर समस्या है हर एक शहरों के साथ। और इसी में आप देखेंगे जो स्वच्छ भारत अभियान जो है, वह जो मोदी सरकार, मोदी जी का जो एक मतलब कि अपील जो है स्वच्छ भारत अभियान की ओर, काफी इम्पोर्टेंट है, खासकर वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। हम सभी नगरवासी जो जहां जिस कस्बे में रहते हैं, हम सभी का यह कर्तव्य है यह जो कि हम वेस्ट को सही ढंग से डिस्पोजल करें। और खासकर आप देखते भी हैं जो नगर निगम में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, गीला कचरा, सूखा कचरा, ये क्या दिखलाता है कि हम प्रॉपर वे में वेस्ट को डिस्पोजल करें तो हम जो है आने वाले विभिन्न समस्याओं से बच पाएंगे। लेकिन इसमें कठिनाइयां हैं, और बहुत सारी कठिनाइयां
जो है या अभी भी वर्तमान है, क्योंकि बहुत सारे उससे एलाइड प्रॉब्लम जो है वो होते रहते हैं। अब उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं वह है हाई एनर्जी कंजप्शन। और यह जो है किसी भी शहर का जो एनर्जी कंजम्पशन है वो दिखलाता है कि कौन शहर कितना विकसित है। और एनर्जी कंजप्शन की जब हम बात करते हैं तो बड़े बड़े शहर में एनर्जी कंजप्शन का जो आंकड़ा है वह काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में हम देख पाते हैं जो वहाँ पे मतलब कि हर एक घरों में एसी, रेफ्रिजरेटर, बड़े बड़े मशीन ये सब चलते रहते हैं। तो मतलब एनर्जी कंजम्पशन वहाँ काफ़ी ज़्यादा हाई रेट है। और बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, कंक्रीट बिल्डिंग्स बनते हैं, और उनका जो प्रॉब्लम्स है वो अलग प्रकार से होता है। क्योंकि यहाँ मैंने एक नहीं लिखा है, आप लिख लेंगे, अर्बन हीट आइलैंड्स। वो एक अर्बन हीट आइलैंड्स को क्रिएट करता है शहर में, और खासकर बड़े बड़े शहरों में जो मेगालोपोलिस और मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पे अर्बन हीट आइलैंड्स का निर्माण होता है। एनर्जी कंजम्पशन के साथ साथ जो हाई राइज बिल्डिंग होते हैं, सटे सटे मकान होते हैं, वह जो है एक कारण बनता है अर्बन हीट आइलैंड्स का। मतलब अपने आप में एक उष्मन द्वीप का निर्माण करता है अर्बन हीट आइलैंड्स का। तो इस प्रकार से जो है एनर्जी कंजम्पशन जो है हाई एनर्जी कंजम्पशन ये शहरों का जुड़ा हुआ, इससे बहुत सारे हेल्थ हजार्ड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं। अब उसके बाद आप एक और लिखेंगे जो शहरों में जो प्रॉब्लम्स मिलता है वो है इनएडिक्वेट ग्रीन स्पेसेज का। अधिकांश शहरों में खासकर छोटे शहरों में तो और ज्यादा यह प्रॉब्लम है, जो ग्रीन स्पेस हमें देखने को नहीं मिलता है, और इसका जो हेल्थ हजार्ड जो है हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं प्रॉपर वे में, कहीं पार्क हो या कोई प्लेग्राउंड्स हो, इस चीजों का अभाव होता है नगरों में। क्योंकि शहरों और नगरों में जो लैंड्स होते हैं काफी वैल्यूएबल होते हैं, कीमती होते हैं, और प्रॉपर प्लानिंग नहीं होने के कारण जो भी शहर जो अनप्लान्ड है और उनका विकास हुआ है काफी हैपहजार्ड वे में, यथातथ विकास हुआ है, तो उन जगहों पे यह देखने को मिलता है कि ओपन स्पेस हमें देखने को नहीं मिलता है। और किसी भी शहर में यदि ओपन स्पेस का अभाव है तो पॉपुलेशंस को विभिन्न सारे हेल्थ से जुड़े हुए समस्याओं से जूझना पड़ सकता है या पड़ता है, क्योंकि वो घूमने के लिए या मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग वॉक हो, लेट वॉक हो, ये उसके लिए वो निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि ओपन स्पेस उन्हें नहीं होते हैं, तो वो सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो इन कारणों से जो है वो हेल्थ हजार्ड्स का प्रॉब्लम अर्बन के साथ जुड़ा होता है। उसके बाद जो है सॉइल कंटेमिनेशन एक यह भी समस्या है अर्बन, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे अर्बन सेंटर्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, माइनिंग टाउन्स हैं, और भी डिफरेंट जो टाउन्स होते हैं, वहां पे सॉइल कंटेमिनेशन का एक बहुत बड़ा जो माइग्रेशन जो है कहीं न कहीं जो हमारा ह्यूमन हेल्थ है, मनुष्यों के हेल्थ के साथ या जीव जंतुओं के भी हेल्थ के साथ भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप इस पॉइंट को भी नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपको अनसेफ हाउसिंग। अर्बन में जो हम देख पाते हैं जो अनसेफ हाउसिंग है, अनहेल्दी लिविंग है, क्योंकि सटे सटे हुए मकान देखने को मिलते हैं, और मकान जो है वो वेल वेंटिलेटेड नहीं होते हैं। वहाँ पे स्वच्छ हवाएं, स्वच्छ सूरज की रोशनी का आना काफी मतलब कि दुष्कर होता है, वो नहीं आ पाता है। तो काफी मकान सटे होते हैं। यदि वो सिस्मिक जोन या किसी प्रकार का जो है डिजास्टर्स आता है, तो उस केसेज में जो है हाउसिंग जो है काफी अनसेफ नजर आता है अर्बन सेंटर्स में। और खासकर आप या हम सभी देखते भी हैं, जब छोटा सा भी भूकंप का जो घटनाएं होती हैं, तो उन अनप्लान्ड टाउन्स में लोग निकल के और अपने आप को असहाय महसूस करते हैं।
तो यह जो है एक इम्पॉर्टेंट है कि अनसेफ हाउसिंग शहरों अर्बन सेंटर्स में और अनहेल्दी लिविंग जो है यह एक मुख्य कारण है। उसके बाद हम और देखते हैं तो स्लम्स जो है अर्बन सेंटर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, और स्लम्स जो है या मलिन बस्ती हम कह लें, मलिन बस्ती जो है लगभग अधिकांश शहरों में देखने को मिलता है, और इसमें सबसे ज्यादा जो सफर करता है वो पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं। क्योंकि गरीब लोगों को शहरों में मतलब कि आवास काफी महंगा होता है, तो वो कहीं न कहीं ओपन स्पेसेज में या कहीं न कहीं गलियों में, कहीं कहीं सड़क के किनारे अपना आवास बना लेते हैं, और वो बना लेते हैं और इस प्रकार से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं शहरों अर्बन सेंटर्स में भी, और वो खुद अपने आप को भी फेस करते हैं। तो उसके बाद जो है हम दूसरा जो है वो नॉइज पॉल्यूशन के एक छूट चुका है। यहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन एक शहर में एक अलग इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसको आप मेंशन करेंगे। ये भी हेल्थ हजार्ड का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। शहरों में जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है या आवाज जो है उससे जो यहाँ के पॉपुलेशन है उन्हें सफर करना पड़ता है। बहुत बड़े आबादी को जो है हियर लॉस का प्रॉब्लम भी शहरों में देखा जाता है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं जो देयर आर लॉट्स ऑफ हेल्थ हजार्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अर्बन सेंटर्स। तो मैं समझता हूँ काफी ज्यादा मतलब कि हम आप लोगों को बता दिए हैं अर्बन एयर पॉल्यूशन सोर्सेज एंड पॉल्यूशन। अर्बन एयर पॉल्यूशन सोर्सेज जो है ट्रांसपोर्टेशन है, डोमेस्टिक यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है। आप सभी जानते हैं कि हमारा शहर जो है वो फॉसिल फ्यूल्स पे ही दौड़ता है। गाड़ियां जो है वो पेट्रोल डीजल ये उसका उपयोग करता है, और वह जो है कहीं ना कहीं हमारे अर्बन एयर्स को पोल्यूट करता है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो भी शहर का विकास होता है वहाँ पे ये फिर पावर जनरेशन है, कंबशन एंड एग्रीकल्चर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो डिफरेंट लेवल पे हम पॉल्यूशन जो है शहर में देखते हैं, और उनका जो है मनुष्य के वहाँ के मानव के वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उस पे प्रभाव पड़ता है। तो मैं समझता हूँ काफी ज्यादा टाइम हो गया है, और 5 मिनट 10 मिनट आप लोगों से कुछ पूछने के लिए भी मैं समय देता हूँ, जो आप कुछ पूछ पाए। ओवर टू स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, उन्हें मैं 10 मिनट का समय देता हूँ। चलो अब कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ पूछ सकते हो। हाँ सर मैं ये बोल रहा था कि जो सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटी या मेगा पोलिस जो है, ये इसका क्राइटेरिया सिर्फ पॉपुलेशन ही है या कुछ और भी इसमें ऐड है? सिर्फ पॉपुलेशन क्राइटेरिया है कि पॉपुलेशन के बेसिस पे ही ये होगा कि इतने लाख होगा तो ये होगा, या उसके अलावा भी और भी क्राइटेरिया है इसमें? देखिए ऐसा है, जो मेन क्राइटेरिया पॉपुलेशन ही होता है। किसी भी शहर का जो पहला क्राइटेरिया है वो, और खासकर जो मैंने आपको बताया कि लार्ज टाउन हो या सिटी हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो और मेगालोपोलिस हो, तो पहला क्राइटेरिया जो है पॉपुलेशन है। और जैसा कि मैंने बताया शहर में पॉपुलेशन क्यों आता है, तो नेचुरल है कि कुछ अर्निंग्स के लिए आता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए आता है, तो वो शहर की ओर आता है। तो फिर अदर क्राइटेरिया अपने आप में जुड़ जाता है। लेकिन जहां तक है कि हम शहरों को अलग कैटेगरी में डालेंगे तो वो पॉपुलेशन ही है जिसकी हमने बात की। जो यह मेगालोपोलिस है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये सिटी है, ये टाउन है, और उसके बाद लार्ज टाउन भी है। और अच्छा सर, आपने बताया कि लास्ट, जी सर आपने बताया कि लास्ट में जो लास्ट स्टेप है जो सिटी का सबसे लार्ज डेड सिटी, तो जो डेड सिटी होता है उसको क्या बोले थे आप? फिर से एक बार रिपीट कर दीजिएगा। और क्या सारे सिटी